हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मार्शल के द्वितीय नियम का अध्ययन करेंगे, जिसे आनुपातिकता का नियम कहते हैं। इस नियम के और कई सारे नाम हैं, जैसे इसको सम सीमांत प्रतिफल का नियम कहा जाता है, स्थानापत्य नियम कहा जाता है, अधिकतम संतुष्ट नियम भी इसको कहते हैं, उदासीनता का नियम कहा जाता है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, गोसन का दूसरा नियम। इस नियम को सर्वप्रथम गोसन ने बनाया था। गोसन ने सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत को मार्शल ने अपने तरीके से उसमें परिवर्तन करके अपने शब्दों में व्यक्त किया है। गोसन ने यह बताया था कि एक जो व्यक्ति होता है, हम आपको अपने शब्दों में बता रहे हैं, एक जो व्यक्ति होता है वो अपने आनंद को अधिकतम करने के लिए जितने भी उसके पास आनंद होते हैं, माने विभिन्न आनंदों के बीच में चुनाव करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जितने भी उसकी तृप्तियां हैं या आनंद हैं, उसको पूर्ति करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। और साधनों की कमी के कारण बाध्य होकर के वो आनंदों की पूर्ति आंशिक रूप से कर पाता है। इन संतुष्टियों के बीच पारस्परिक संबंध इस प्रकार होना चाहिए, जब उसका उपभोग एक क्षण के लिए बंद कर दिया जाए तो सभी आनंदों की मात्राएं समान हों। मतलब सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, जैसा रॉबिन्सन ने बताया था कि चुनाव की समस्या बहुत बड़ी होती है और ऐसे में सही चीज का चुनाव करना ही एक तरीके से अर्थशास्त्र है। तो उसी को गोसन का जो सिद्धांत है उसी बात पर ही आधारित है। गोसन ने बताया है कि चूंकि हमारे पास आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं, तो जब ऐसी समस्या है और व्यक्ति को कई चीज़ों का उपयोग करना है, तो इसलिए वो इस प्रकार से उन अपने चुनाव को बांटता है जिससे अधिकतम आनंद मिले, अधिकतम संतुष्ट मिले, और इसीलिए इसको अधिकतम संतुष्ट नियम भी कहा जाता है। गोसन का दूसरा नियम है। मार्शल ने इसको कहा था, जैसा आप देख रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग वह कई प्रकार से कर सकता है, तो वह उसे उन उपयोगों में ऐसे ढंग से विभक्त करेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सब उपयोगों में समान हो। आप समझ रहे होंगे कि जो अभी हमने गोसन की परिभाषा बताई और इस परिभाषा में क्या अंतर है। कुछ नहीं अंतर है। गोसन ने जो बात कही थी वो ज़्यादा शब्दों में है और मार्शल ने जो बात कही वो कम शब्दों में है, और कहने का तरीका अलग अलग है, बाकी बात एक ही है। इसीलिए इसको गोसन का दूसरा नियम कहा जाता है। इस नियम में ये होता है कि यदि दो वस्तुएं हैं, मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं ए और बी, तो मार्शल ने ये बताया था कि यदि वस्तु बी की अपेक्षा वस्तु ए की सीमांत उपयोगिता अधिक है, वस्तु जो बी है उससे वस्तु ए की सीमांत उपयोगिता अधिक है, तो वह बी के स्थान पर ए को तब तक स्थानापन्न करता रहेगा जब तक कि दोनों की सीमांत उपयोगिता समान नहीं हो जाती। और सरल शब्दों में समझें इसको तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ए वस्तु है, बी वस्तु है, बी वस्तु से ए वस्तु श्रेष्ठ है, तो उपभोक्ता बी के स्थान पर ए को तब तक खरीदता रहेगा जब तक कि ए और बी की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। तो इस प्रकार प्रत्येक की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के कीमत के अनुपात में आ जाती है, इसीलिए इसको आनुपातिकता का नियम कहते हैं।
आइए हम आप लोगों को इसका सूत्र भी दिखाते हैं। MUA इसका मतलब है ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे ए वस्तु की कीमत। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्राइस ऑफ ए, ये जब बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपान प्राइस ऑफ बी, तब इसे आनुपातिकता का नियम कहते हैं। या इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की MU बटे बी की MU बराबर ए की प्राइस बटे बी की प्राइस। अब इसे हम लोग एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। ये लिस्ट दोस्तों हमने बनाई है, इसको आप देखिए। एक इकाई, इधर इकाइयाँ हैं, इधर ए वस्तु में सेब ले लिया गया है, बी वस्तु में केला ले लिया गया है। इधर सेब की सीमांत उपयोगिता है, इधर केलों की सीमांत उपयोगिता है, इधर इकाइयाँ हैं। एक इकाई अगर सेब प्रयोग किया जाए तो 100 यूटिल मिलती है, 100 यूटिल उसकी सीमांत उपयोगिता है। और एक इकाई केले की 80 यूटिल। 2 इकाई यानी 2 सेब अगर प्रयोग किए जाएं तो उसकी सीमांत उपयोगिता यानी दूसरे सेब की सीमांत उपयोगिता कितनी है, 80 है, और दूसरे केले की 60। तीसरे सेब की 60 और तीसरे केले की 40, चौथे की 40 20, पांचवें की सेब की 20 और केले की 10। अब हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए कि सेब की कीमत 2 रुपया है और केले की कीमत 1 रुपया है, और उपभोक्ता इन दो वस्तुओं पर 12 रुपये खर्च करने को तैयार है। अब यहाँ पर थोड़ी गणित है, बहुत ध्यान से समझिए। एक उपभोक्ता है जो 12 रुपये खर्च करने को तैयार है। एक सेब 2 रुपये का मिल रहा है और एक केला 1 रुपये का मिल रहा है। अब देखिए, अगर एक इकाई खरीदने पर, अगर एक इकाई एक सेब खरीदता है और एक केला खरीदता है, तब क्या होगा। अभी आपने पीछे सूत्र में पढ़ा था कि पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे पहली वस्तु की कीमत बराबर होनी चाहिए दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे दूसरी वस्तु की कीमत। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक इकाई जब खरीदी तो सेब जब एक इकाई प्रयोग कर रहा है तो उसे 100 यूटिल मिल रहे हैं। सेब की कीमत कितनी है, 2 रुपये प्रति सेब। तो जब 2 रुपये से हम भाग करेंगे, 100 को 2 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50। यहाँ पर कितना आएगा, 50। और इधर एक केला प्रयोग करने पर 80 यूटिल मिल रही उपयोगिता, इसको जब हम 1 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो इसीलिए बराबर नहीं, ये निशान लगा हुआ है, माने इधर 50 और इधर 80 जो बराबर नहीं है। माने जो पहला संयोग है वो सटीक नहीं बैठता है। अब अगर हम दूसरा उठाते हैं कि 2 इकाइयाँ सेब की लेते हैं, तो जब हम 2 इकाइयाँ सेब की लेंगे तो 80 यूटिल है, 80 बटे 2 करेंगे आएगा 40, और सेब 2 इकाइयाँ प्रयोग करने पर 60 है, तो 60 बटे 1 करेंगे तो आएगा 60, माने 40 और 60 ये भी बराबर नहीं होगा। चौथी इकाई पर वो जो आनुपातिकता का सूत्र है, नियम है, वो बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे, जब चार इकाई दोनों चीज़ों की ली जाए, खरीदी जाए, तो चौथी इकाई जब सेब की प्रयोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता है 40। 40 को जब हम सेब की कीमत है 2 रुपये, जब भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20। कितना आएगा, 20। और इधर ये है केला, चौथे केले की सीमांत उपयोगिता है 20।
उसको जब हम 1 रुपये, उसकी कीमत कितनी 1, जब 1 से हम भाग करेंगे तो इसका 20 और 40/2 ये भी 20, 20 20 यहाँ पर बराबर हुआ। अर्थात 4 इकाई सेब खरीदे जाएं और 4 इकाई केला। ऐसे समय पर ये जो सूत्र है या सिद्धांत है वो बिल्कुल फिट बैठता है। अब चूंकि आप ये देख रहे हैं तो इसके आधार पर उपभोक्ता के संतुलन की एक अन्य शर्त ये भी है कि वह अपनी समस्त आय दोनों वस्तुओं के क्रय पर खर्च करे। मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी उसके पास आय है तो वो बचा कर रख ले। जितने भी रुपए हैं, अभी हमने बताया था कि 12 रुपये खर्च करने को तैयार है, तो ये मान कर चलिए उसके पास 12 रुपये हैं और वो हर स्थिति में 12 रुपये खर्च करेगा, तभी ये नियम लगता है। तो चूंकि समस्त आय को इस तरीके से खर्च करता है, माने दोनों वस्तुओं के क्रय पर खर्च करे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर पी ए प्राइस ऑफ ए गुणा ए का मतलब जितनी वस्तु की संख्या है, ये कीमत हो गई, ये संख्या, प्लस बी वस्तु की कीमत और गुणा बी माने जितनी संख्या है। तो इनको जब हम जोड़ देंगे ये टोटल बी का निकल आएगा। जैसे यहाँ पर पी ए प्राइस ऑफ ए, सेब की कीमत थी 2 रुपये और सेब कितने लिए 4, तो 4 दूनी 8, 8 रुपये इसका बन गया। और इधर पी बी केलों की कीमत है 1 रुपये और केले भी 4 लिए, तो 4 एकम 4, 4 और 8 ये 12 रुपये वाई के बराबर हो गया। अब इस नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, उन सीमाओं को थोड़ा हम समझ लेते हैं। इस नियम की पहली सीमा यह है कि मार्शल ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ताओं को चुनावों का पूर्ण ज्ञान है, ये इसकी सीमा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उपभोक्ताओं को सारा ज्ञान नहीं होता है। दूसरी सीमा है वस्तुएं पूर्ण रूप से विभाज्य हों। जो चीज़ें इधर सीमाएं में लिखी हैं इसको आप एजम्पशन में लिख सकते हैं, वही एजम्पशन में है। कहने का मतलब है जो उनका नियम है इन मान्यताओं पर आधारित है। तो उन्होंने माना है कि वस्तुएं पूर्ण रूप से विभाज्य हों, लेकिन आप देखिए तो मार्केट में आपको ऐसी वस्तुएं मिलेंगी जो पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। जैसे किसी को पंखा खरीदना हो तो पंखा सीधे सीधे 3 या 4 ऐसे खरीदेगा, लेकिन 3.5 या 2.5 नहीं हो सकता। तीसरी सीमा यह है इसमें विकल्प निश्चित किए गए हैं, निश्चित विकल्प दिए गए हैं, जबकि वास्तव में उपभोक्ता क्या करता है, उसके पास निश्चित विकल्प नहीं होते हैं, कभी कभी वो जोखिम भी उठा लेता है। चौथी सीमा क्या है, निश्चित लेखांकन अवधि नहीं है। एक कोई समय सीमा नहीं बता रहे हैं कि 1 महीने या 2 महीने में कितने समय में ऐसा हो तो हमारा नियम ये लगेगा। फिर भी इस नियम के कुछ महत्व हैं, जैसे उपभोक्ताओं के व्यय का आधार है। चूंकि ये उपभोक्ताओं के व्यय का आधार है, मतलब जो उत्पादक है वो समझ जाता है कि उपभोक्ता कैसे खर्च करेंगे, इसके आधार पर वह उत्पादन करता है। बचत तथा उपभोग का भी आधार है। उत्पादन के क्षेत्र में भी बताया, विनिमय के क्षेत्र में का मतलब है कि तभी तक लोग x का y से या a का b से विनिमय करते रहेंगे वस्तु का, जब तक कि उनकी सीमांत जो उपयोगिता है वो बराबर नहीं हो जाती। एक की जैसे ही कम होगी तो विनिमय नहीं होगा। कीमतों के निर्धारण में भी प्रयोग होता है, वितरण में भी है, सार्वजनिक वित्त में है। अब जो हिक्स अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मार्शल की दोनों अवधारणाएं, एक पहली
जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता थी उसको, और ये दूसरी समसीमांत उपयोगिता या गोसन का जो दूसरा नियम है या स्थानापत्ति का नियम, इसको उन्होंने रद्द कर दिया है और उन्होंने उदासीनता अधिमान पद्धति से उपभोक्ताओं के बिहेवियर की व्याख्या की है। आइए थोड़ा सा इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में ये रेखा है x की mu, ये है y की mu, ये रेखा है समसीमांत उपयोगिता रेखा मुद्रा की है। अब आप देख रहे हैं इसमें ये रेखा जहाँ पर काट रही है, दोनों समसीमांत उपयोगिता रेखा MUX MUY को जिस जिस स्थान पर काट रही है उसके सामने यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है, मतलब कोई उपभोक्ता x की इतनी मात्रा, y की इतनी मात्रा, इसको अगर खरीदता है तो वो संतुलन में होगा, उसकी सीमांत जो उपयोगिता है वो बराबर होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश वह एक वस्तु को बढ़ाता है, जैसे इस वस्तु को y वस्तु को उसने बढ़ा दिया, इतनी ज़्यादा खरीद ली, तो उसको इतना ये छोड़ना पड़ेगा। जितना भी ये छायांकित देख रहे हैं इस भाग को छोड़ना पड़ेगा इतना प्राप्त करने के लिए। सरल शब्दों में समझिए, इतना प्राप्त करने के लिए CDHG, इतना हिस्सा प्राप्त करने के लिए EFBA, इतना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये है कि प्लस कम में है, प्लस जो गेन किया है वो थोड़ा सा है और माइनस जो नुकसान है वो बहुत है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत जैसे ही इसने थोड़ा खरीदा और उसे हानि का एहसास हुआ, तुरंत वो B और D पॉइंट पर वापस आ जाएगा। इसीलिए इसको स्थानापत्ति नियम भी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।